गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप पॉइंटर्स में। टुडे इज 26 अगस्त और आज जो 7 टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कौन कौन से हैं। न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम, ये टॉपिक हम लोगों ने पहले भी किया था जब इलेक्शंस चल रहे थे, क्योंकि उस समय काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी थी इसके बारे में। उसी के रिगार्डिंग आज एक नई स्कीम सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, दैट इज़ यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो कि पुरानी और नई स्कीम दोनों का बेसिकली एक यहाँ पे मर्जर किया गया है। उसके अलावा पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में बात करेंगे। कलकत्ता के जो आरजी कर हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, उसके रिगार्डिंग जो वहाँ पे अक्यूज्ड है उसका पॉलीग्राफ टेस्ट जो है किया जाएगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा टेक्निकल बात कर सकते हैं। उसके अलावा भीष्म क्यूब क्या है, इंडिया ने यूक्रेन को अभी भीष्म क्यूब गिफ्ट में दिया है क्योंकि पीएम मोदी जी ने वहाँ पे यात्रा की है, तो भीष्म क्यूब के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। लखपति दीदी स्कीम के बारे में थोड़ा बात करेंगे। उसके अलावा हम बैग वेल ये क्या है और ये न्यूज़ में क्यों है, थोड़ा सा वो देखने वाले हैं। तो एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले सेक्शन से हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले सेक्शन से ही एक और न्यूज़ आती है, शशि धाराणी एक नया स्पीसीज केरला के अंदर डिस्कवर किया गया है, उसके बारे में बात करेंगे, तो ये भी एनवायरमेंट सेक्शन से रहेगा। उसके अलावा बोत्सवाना के अंदर आज तक का दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट डायमंड डिस्कवर किया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। प्रीलिम्स में इस तरह की चीज़ें कभी कभी आ जाती हैं। चलिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तो यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को बेसिकली अप्रूवल दे दिया है क्या है थोड़ा बताता चलता हूँ आपको। देखिए, हमारे यहाँ पे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम हुआ करती थी बहुत साल पहले, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। उस ओल्ड पेंशन स्कीम में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते थे वो थोड़ा कंट्रीब्यूट करते थे और गवर्नमेंट अपनी तरफ से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती थी, और रिटायरमेंट के टाइम पे आपको, जब आपकी रिटायरमेंट होती थी तो आपको लमसम एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता था। उसके बाद जब आप रिटायर के बाद हर महीने आपको एक अच्छी खासी पेंशन आया करती थी, वो होती थी ओल्ड पेंशन स्कीम। लेकिन उसमें ये होता था, जो सरकार का जो एक्सचेकर है, जो बजट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता था, लेकिन बाद में उसको चेंज कर दिया गया और एक न्यू पेंशन स्कीम लॉन्च कर दी गई। और 2004 के बाद से ऐसा होना शुरू हो गया कि जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन था वो थोड़ा सा कम हो गया और एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा बढ़ गया, और रिटायरमेंट के बाद आपको उतना पैसा नहीं मिलता था जितना ओल्ड पेंशन स्कीम में मिलता था। तो वो एम्प्लॉय जिन्होंने 2004 के बाद ज्वाइन किया था न्यू पेंशन स्कीम के अंदर में, जो कि अभी 2024 हो चुका है, तो 20 साल उसको हो चुके हैं। अभी कुछ में से कुछ लोग रिटायर होने वाले हैं या कुछ रिटायर हो रहे हैं, उनको उतना पैसा नहीं मिल रहा है जो उससे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिल रहा था। उसकी वजह से हुआ ये कि 2024 के अंदर जो इलेक्शंस थे, वहाँ पे अपोजिशन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने ये कहा कि हम लोग ओल्ड पेंशन स्कीम को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा पैसा मिलता है। लेकिन सरकार ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो सपोर्ट नहीं किया ऑब्वियसली। अब सरकार के ऊपर क्योंकि प्रेशर बन रहा है चारों तरफ से, तो उन्होंने कहा है कि हम लोग एक नया नया मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेके आएंगे, जिसमें होगा ये कि जो न्यू पेंशन स्कीम थी और जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, बेसिकली उनके बीच का एक रास्ता निकाला गया है। उनके बीच का रास्ता निकाला गया, तो ये 1 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाली है। तो जो एम्प्लॉयज़ मार्च 31 को रिटायर होंगे, उससे पहले रिटायर होंगे, उनके ऊपर ये लागू हो जाएगा। तो इसमें होने वाला क्या है, तो जो पहले स्कीम हुआ करती थी ना न्यू पेंशन स्कीम में, उसमें सरकार का कंट्रीब्यूशन 14% होता था। जैसे मतलब आप सरकारी अगर नौकर हो, आपकी जो सैलरी आती है उसमें से कुछ सैलरी आपकी पेंशन के लिए चली जाती है, जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलती है। कुछ कंट्रीब्यूशन सरकार करती है। जैसे मान लो आपका 100 रुपये सैलरी है, तो 100 रुपये में से जैसे 20 रुपये आपने पेंशन में कंट्रीब्यूट कर दिए, उसमें से 20 रुपये सरकार ने कर दिए, तो आपको हाथ में कितना पैसा आता है, 80 रुपये आता है। हालांकि सैलरी आपकी 100 रुपीज़ है, बस 80 रुपये आता है, क्योंकि 20 रुपये आपने पेंशन में डाल दिया। जब रिटायरमेंट होंगे तो आपको पेंशन धीरे धीरे करके हर महीने मिलती रहती है। पहले क्या होता था, सरकार कंट्रीब्यूशन ज़्यादा करती थी ओल्ड पेंशन स्कीम में, फिर न्यू पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम हो गया, लेकिन अब सरकार ने कहा है कि हमारा जो 14% का कंट्रीब्यूशन था, हम उसको बढ़ा के 18.5 करेंगे। तो इसमें होगा क्या कि एम्प्लॉयज़ को के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा, उनके हाथ में सैलरी ज़्यादा आएगी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनको पैसा थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। जो न्यू पेंशन स्कीम होती थी ना, वो मार्केट परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड होती थी। मतलब गारंटी नहीं था कि न्यू पेंशन स्कीम के अंदर आपको कितना पैसा मिलेगा। अगर मार्केट भई अच्छा परफॉर्म कर रही है तो अच्छा पैसा मिलेगा, मार्केट अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो फिर आपको ठीक ठाक पैसा नहीं मिलता था। तो एक गारंटी नहीं थी एम्प्लॉयज़ को रिटायरमेंट के बाद कितना पैसा मिलेगा। जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में इससे कोई मतलब नहीं था, मार्केट से आपको अच्छा खासा पैसा मिलता था। सरकार ने यह कहा कि देखिए, ये जो हम लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेके आए हैं, इसमें भी आपको गारंटेड पैसा बेसिकली
मिलने वाला है। देखिए, अगर आपने मिनिमम 10 साल की सर्विस की है और उसके बाद अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हो, आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हो मान लो 10 साल के बाद, तो आपको एटलीस्ट 10,000 रुपये पर महीना तो मिलेगा। मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है, बुरा परफॉर्म कर रही है, डजेंट मैटर, 10,000 रुपये मिनिमम आपको मिलने वाला है। हाँ, और अगर हमने पूरा 25 साल की अगर नौकरी कर ली तो फिर आपको पूरे बेनिफिट उसमें मिलेंगे। तो ये कुछ कुछ सरकार ने ये कहा है। कितना पैसा मिलेगा इन जनरली जो सरकार ने कहा है, अगर देखिए पूरी 25 साल की नौकरी करके आपने रिटायरमेंट लिया है तो पिछले 12 महीने में जो भी आपने सैलरी उठाई है, आपको जो मिली है, उसका 50% का जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत नहीं है। 10 साल अगर नौकरी की है तो कम से कम 10,000 रुपये महीना तो फिर भी आपको मिलेगा। तो ये मार्केट बेस्ड अभी नहीं रहा है, फिक्स्ड हो गया है। इसमें अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें से न्यू पेंशन स्कीम के अंडर में जाना चाहते हो या फिर यूनिफाइड के अंदर जाना चाहते हो। ये अभी आपके लिए वॉलंटरी कर दिया गया, ऑप्शनल कर दिया गया है, और उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा थोड़ा ये डाल दिया गया था। नया जो पेंशन स्कीम होगा वो इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड होगा, मतलब जैसे जैसे मार्केट में देश में इन्फ्लेशन बढ़ता है उसके साथ एडजस्ट किया जाएगा। अब मान के सोच के चलिए कि मान लो इन्फ्लेशन 3% है और आपकी सैलरी 10,000 रुपये है या आपकी पेंशन 10,000 रुपये है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर इन्फ्लेशन 10% है और आपकी सैलरी जो है वो 12,000 हो, पेंशन 12,000 रुपये है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अल्टीमेटली जो रियल पेंशन है वो आपकी कम है, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया ना भाई, हर चीज़ें महंगी हो गई। तो 10,000 रुपये में पहले आपका काम चल जाता था क्योंकि इन्फ्लेशन कम था। अब 12,000 रुपये होने के बावजूद भी आपका खर्चा नहीं निकल रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम अभी डाली है सरकार ने, ये इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड होगा, इन्फ्लेशन के ऊपर मैटर करता है। और कितना होगा, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये कैलकुलेट किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब सीपीआई, इंडस्ट्रियल वर्कर के अंडर में। सीपीआई हमारे पास अलग अलग तरह का होता है, जिसमें से एक होता है इंडस्ट्रियल वर्कर, एक होता है एग्रीकल्चर लेबरर्स। ठीक है, यहाँ से यूपीएससी में ऑलरेडी 2 बार सवाल आ चुका है, 2014 एंड 2016 में यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। पॉलीग्राफ टेस्ट, जो अनफॉर्चुनेट रेप केस कलकत्ता में हुआ है, बहुत भयंकर दर्दनाक, उसका जो की सस्पेक्ट है जो आदमी, अभी उस आदमी का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। इसको आप लाई डिटेक्टर भी कह सकते हो। तो उसमें आपने कई बार फिल्मों वगैरह में देखा होगा कि एक आदमी के ऊपर, सर के ऊपर, हाथ पैरों के ऊपर वो थोड़ी वायर से लगाई जाती हैं और यहाँ पे एक मशीन रखी होती है। आप उससे सवाल पूछते हो, जैसे ही वो झूठ बोलता है तो मशीन बता देती है कि आदमी झूठ बोल रहा है, अगर सच बोल रहा है तो मशीन बता देती है कि सच बोल रहा है। इसमें होता क्या है, बेसिकली कई तरह के सिग्नल्स हैं जो हमारी बॉडी में आते हैं जब आप झूठ बोलते हैं। जैसे ब्रीदिंग रेट आपका इंक्रीज हो जाता है, पल्स रेट कम ज़्यादा हो सकता है, ब्लड प्रेशर, परस्पिरेशन, पसीना छूटने लगता है आपको। तो ये मशीन उन सबको डिटेक्ट कर लेती है कि अच्छा भाई आदमी अभी झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। तो ये लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है बेसिकली। ठीक है, ये इस बेसिकली अगर आदमी एक डिसेप्टिव आंसर देता है ना, झूठ अगर बोलता है, तो उसका साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट होता है। दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो इतनी सफाई से झूठ बोल सकते हैं कि वो ना उनका ब्लड प्रेशर बढ़े, ना पसीना छूटे। ऐसा बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है। तो जैसे जैसे ये सवाल इनसे पूछते रहते हैं तो एक ग्राफ प्रिपेयर हो जाता है। उस ग्राफ से पता चल जाता है कि इस आदमी ने कितने क्वेश्चन सही बोले हैं, कितने झूठ बोले हैं। तो आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एविडेंस के तौर पे दिया जा सकता है क्या? सबसे पहली बात, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 23 ये कहता है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं कर सकते। मतलब एक आदमी अपने खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। समझ रहे हो? आपने कोई क्राइम कर दिया और अगर आप जज साहब के सामने ये कहते हो जज साहब मैंने क्राइम किया है, तो वो भी एडमिसिबल नहीं है। आपने क्राइम किया है लेकिन आपने खुद बोल दिया है कि सर मैंने क्राइम किया है, वो भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि पुलिस आपसे पीट पीट के कहलवा सकती है कि इस मैंने क्राइम किया है। समझ रहे हो? हाँ, अगर आप एविडेंस प्रोवाइड करवाते हो कि देखो साहब ये चाकू था, ये बंदूक थी, ये डंडा था, ये कुल्हाड़ी थी, इससे मैंने आदमी को मारा है और मैंने मारा है, वो तो चलेगा। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि हाँ साहब मैंने ही उस आदमी को मारा है, तो वो नहीं चलता है। इंडिया में सेल्फ इंक्रिमिनेशन, खुद के खिलाफ गवाही अलाउड नहीं होती है। और उसी के अंदर जो सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 का केस हुआ था, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, कभी पढ़ना इंटरनेट पे जाके इसके बारे में। उसमें ये कहा था कोर्ट ने कि जो पॉलीग्राफ टेस्ट होते हैं ना, जैसे लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा, ये आप उस आदमी की कंसेंट के बिना नहीं कर सकते। यानी कि आदमी की कंसेंट ज़रूरी होता है।
कलकत्ता वाले केस में भी वो आदमी को जब कोर्ट के सामने पेश किया गया 2 दिन पहले, तो उसने कहा कि साहब मैंने तो ये रेप किया ही नहीं, मुझे तो फ्रेम किया गया है, मुझे तो फंसाया गया है। तो कोर्ट ने कहा अच्छा, तो तुम्हारा टेस्ट ले लें क्या, लाई डिटेक्टर टेस्ट? उसने कहा ले लीजिए। तो उस वजह से उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट अभी होने वाला है। तो लाई डिटेक्टर टेस्ट में आदमी जो बोलता है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता, उसको एविडेंस के तौर पे हम नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ उससे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सकती है। मतलब कोई आदमी ये बोले कि हाँ सब मैंने रेप किया था, लेकिन वो नहीं चलेगा। लेकिन अगर वो ये बोलता है देखो मैंने रेप किया था, ये वो समय था जब मैं वहाँ पे गया था, वो ये कर रही थी, ये हथियार था जिससे मैंने उसका मर्डर किया, इन्वेस्टिगेशन के लिए उस आदमी का बयान लिया जा सकता है, लेकिन उसको एज अ एविडेंस के तौर पे नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि लाई डिटेक्टर जो ये मशीन होती है ना, इसको भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। पहली बात तो इसकी एक्यूरेसी 100% है नहीं, 87% है, कुछ लोग कहते हैं कि इससे भी कम है। दूसरी बात यह है कि इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। जिस तरीके से आप सवाल पूछ रहे हो वो काफ़ी कुछ मैटर करता है ना। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, कई बार हम लोग छोटे बच्चे ने कोई शरारत करती, कुछ तोड़ दिया, कुछ कर दिया, तो हमसे बोलते हैं बेटा ये तुमने किया है क्या, ये सामान तुमने तोड़ा है क्या? तो बच्चे को लगेगा कि अच्छा ये तो टोन गुस्से वाली टोन है, तो बोलेगा नहीं नहीं मैंने नहीं किया है ना। तो उसका आंसर चेंज हो जाता है। अब उस बच्चे को ही सेम चीज़ पूछते हो, बेटा क्या ये सामान तुमसे टूटा है? कोई बात नहीं। तो बच्चा बोलेगा अरे यार ये तो टोन बहुत अच्छी है, फ्रेंडली टोन है। तो वो बोलेगा हाँ मम्मी ये तो मैंने तोड़ा है। समझ रहे हो इस बात को? तो जो टोन है, क्वेश्चंस की टोन होती है, उससे भी उस पर्सन के आंसर्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है। और कई बार ऐसा होता है जो इनोसेंट लोग होते हैं, जब आप उनसे उनका भी बयान लेते हो पॉलीग्राफ टेस्ट में, तो वो भी मतलब झूठ नहीं बोल सकते, उनको भी एंग्जाइटी हो सकती है, डर जाते हैं। एक इनोसेंट पर्सन, इतनी तारें वगैरह मशीनें आपने लगा दिया है, तो इसीलिए ये एडमिसिबल नहीं होता है। लेकिन हाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए शुरू हो सकती है इससे, वो एक थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। चलिए, भीष्म क्यूब क्या होता है? एक पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद थोड़ा आपको बेटर आइडिया लगेगा। ये देखिए जो आपको यहाँ पे साइड में नज़र आ रही है ना, ये है भीष्म क्यूब। ये थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखिए ज़रा। तो जैसे रूबिक क्यूब होता है ना, आपने रूबिक क्यूब कभी देखा होगा अगर ज़िंदगी में, खेला भी होगा शायद। वो एक क्यूब सी होती है, उसमें अलग अलग कलर्स होते हैं, आपको वो सेटअप करने होते हैं। तो ये उसके कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है बेसिकली। ठीक है, इसे हम लोग भीष्म क्यूब कहते हैं। 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी डीआरडीओ के द्वारा, 2023 में मोदी जी के द्वारा इसको अनाउंस किया गया। बेसिकली है क्या, ये एक चलता फिरता हॉस्पिटल है। ठीक है, रूबिक क्यूब के कॉन्सेप्ट पे ये बनाया गया है। इसके अंदर छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, जैसे रूबिक क्यूब के अंदर छोटी छोटी यूनिट होती हैं, इन सब के अंदर मेडिकल सपोर्ट का इक्विपमेंट्स होते हैं। ठीक है, वो इसके लिए बनाया गया था। तो भीष्म क्यूब को अभी हम लोगों ने यूक्रेन को गिफ्ट किया है। इसका एक्चुअली बनाने का पर्पज़ यही था, जब इसको लॉन्च किया गया था, कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो वहाँ पे कोई डिज़ास्टर होता है, ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ होते हैं, तो इंडिया उनकी मदद कर सकता है, इसलिए ये बनाया गया था। और ये बहुत ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त इन द सेंस कि इसके जो फीचर्स हैं वो आपको मैं आगे बताऊंगा थोड़ा क्या है। तो इसकी जो फुल फॉर्म रहती है वो रहती है भैया, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर द सहयोग हित एंड मैत्री। इसको आरोग्य मैत्री, एक प्रोग्राम हम लोगों ने चलाया था 2 साल पहले, आरोग्य मैत्री। उस प्रोजेक्ट के अंदर में हम लोगों ने ये भीष्म क्यूब बनाई थी, इसलिए इसे आरोग्य यूनिट भी कहते हैं कुछ लोग। तो इसमें क्या है, जो इफेक्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह हैं वो बहुत जल्दी पहुंचाई जा सकती हैं डिज़ास्टर वाले केस में। तो जिस तरह से रशिया यूक्रेन वाला इशू चल रहा है भाई, तो यूक्रेन को मेडिकल हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, मेडिकल सप्लाई पहुंचा सकते हो। तो हर किसी की जो विड्थ है वो 15 इंच के आसपास होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें यूज़ किया गया है और रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकती है। हर क्यूब का वेट 20 किलोग्राम होता है। आप इसको एयर से, सी से, लैंड से, ड्रोन से ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, तो इट इज़ वेरी इजी टू ट्रांसपोर्ट। इसकी एक खास बात ये भी है कि अगर किसी को शेल्टर चाहिए, फूड चाहिए, तो 48 घंटे तक 5 लोगों को ये शेल्टर भी प्रोवाइड करवा सकता है। इसके अंदर ऐसे टेंट वगैरह होते हैं, फूड प्रोवाइड करवा सकता है। इवन बहुत ज़्यादा इमरजेंसी वाले केस में ना ये ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करवा सकता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई इसकी। उसके अलावा इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया है सिस्टम का, ताकि ये अलग अलग लैंग्वेज में भी यूज़ किया जा सके। 180 लैंग्वेज हैं इसके अंदर,
तो किसी भी आर्मी को, किसी भी कंट्री को आप ये देते हो तो वो इसको बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग भाषाएं यूज़ कर सकता है। 10 से 15 बेसिक सर्जरीज पर डे कर सकते हो आप एक यूनिट का यूज़ करके। सर्जिकल केयर कर सकते हो आप। 200 से ज़्यादा इमरजेंसी केसेस में आप इसको यूज़ कर सकते हो। ट्रॉमा है, जलन हो गई है, फ्रैक्चर हो गया है, शॉक लग गया, किसी की हड्डी टूट गई है, बेसिक सर्जरी आपको ये प्रोवाइड करवा सकता है ऑन द ग्राउंड। तो मतलब पर्सन मरेगा नहीं, उसको सपोर्ट मिलेगा, आप उसकी लोकल सर्जरी कर सकते हो, बाद में उसको आप किसी बड़े हॉस्पिटल के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो बड़ा ज़बरदस्त ये चलाया इंडिया ने, और अभी यूक्रेन को हम लोगों ने इसको गिफ्ट किया है। 20 यूनिट के लगभग हम लोगों ने उनको दिया है। वो सब यहाँ पे रहने वाला है। चलिए, लखपति दीदी स्कीम हम लोगों ने 2-3 साल पहले लॉन्च किया था। इसमें रहता क्या है, जो महिलाएं हैं उनको स्किल प्रोवाइड करवाना है बेसिकली, और ये स्किल इस तरह से प्रोवाइड करवाना है कि वो महिलाएं 1 लाख रुपए सालाना, ठीक है, उनकी हाउस होल्ड इनकम हो जाए, ताकि वो सेल्फ सस्टेन हो सकें, है ना, अपने घर को सपोर्ट कर सकें। तो अभी मोदी जी ने जलगांव में विजिट किया है, तो वहाँ पे एक लखपति दीदी सम्मेलन योजना चलाई गई है। तो ये कोई स्कीम नहीं है बेसिकली, जो दीनदयाल योजना का हमारा जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है उसका एक आउटकम है, बेसिकली उसका एक प्रोग्राम है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जिसे हम लोग कैसे हैं, SHG ग्रुप्स कहते हैं, उनके द्वारा ये होता है। तो महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती हैं उनको स्किल प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे मान लो किसी को कैंडल बनाना है, स्विंग मशीन का यूज़ करना है, ड्रोन्स चलाने हैं, ठीक है, कारपेट बनाना है, इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। उनको ये जो दिया जाता है महिलाओं को, तो इसमें जनरली क्या रहता है, 5 लाख रुपए तक का लोन उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को दिया जाता है, और ये विदाउट कोलेट्रल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। इसमें कोई कोलेट्रल नहीं होता। कोलेट्रल मतलब सिक्योरिटी, कोलेट्रल मतलब सिक्योरिटी। जब बैंक में लोन लेने जाते हो तो बैंक आपसे पूछता है भाई गारंटी में क्या है, उस गारंटी को ही कोलेट्रल बोलते हैं। इसमें 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है विदाउट एनी कोलेट्रल, विदाउट एनी गारंटी। उसके बाद जब आपको लोन मिल जाता है, आप उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हो महिलाओं को, जो भी स्किल वो डेवलप करना चाहती हैं, ताकि उनकी एक इनकम जनरेट हो जाए और कम से कम साल में 1 लाख रुपए वो जनरेट कर सकें। ठीक है, जो वीमेन एंटरप्राइज एक्सेलरेशन फंड वगैरह है उसके तहत भी यहाँ पे लोन दिया जाता है। एनिमल हस्बेंड्री, फूड प्रोसेसिंग, ट्राइबल अफेयर्स, एग्रीकल्चर, ये सब तरह के स्किल महिलाओं को सिखाए जाते हैं। डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में हो, कौन सा स्किल आपको वहाँ पे सिखाना है, ये सब वहाँ पे बेसिकली किया जाता है लखपति दीदी स्कीम के अंडर में। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, मैंने आपको वैसे पता ही होगा शायद आपको। ये महिलाओं का एक वॉलंटरी, जरूरी नहीं है कि इसमें महिलाएं हों, पुरुष भी हो सकते हैं, लेकिन लखपति दीदी के अंदर ऑब्वियसली इसके अंदर महिलाओं को ही सपोर्ट ज़्यादा मिलता है। तो ये महिलाओं का वॉलंटरी एसोसिएशन होता है, जो कि थोड़े बैकवर्ड इकोनॉमिक ग्रुप से आती हैं, और वो कलेक्टिवली कुछ काम करती हैं। जैसे मोमबत्ती बनाना हुआ, एनवलप्स बनाने हुए, कारपेट बनाने वाला काम बड़ा फेमस रहता है यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग चीज़ों में। तो जैसे मधुमक्खी पालन हो गया। तो महिलाएं एक ग्रुप में जब आती हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करती हैं, सरकार उनको सपोर्ट करती है, तो उनको लोकल सपोर्ट मिलता है, एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होती ही है, और आपका इकोनॉमिक स्टेटस भी इम्प्रूव होता है। राइट, चलिए आगे बढ़े। हम्प बैक वेल। तो हम्प बैक वेल के बारे में एक रिसर्च अभी ये पता चली है कि जो हम्प वेल खाना खाने के लिए जो बबल्स का यूज़ करती है, बबल नेट्स का यूज़ करती है, ये एक टेक्निक के तहत होते हैं। मतलब थोड़ा सा बता देता हूँ आपको ये होता क्या है। देखिए, इसे बबल नेट्स कहते हैं। तो ये जो हम्पबेल वेल होती है, जब अपने फूड को ट्रैप करने के लिए ये इस तरह के बबल्स छोड़ती है, ठीक है, और एक ट्रैप सा बना देती है। अब पहले तो हमें ये लगता था कि ये जो बबल्स ऐसे रैंडमली होते हैं, लेकिन अब पता चला कि बबल्स रैंडमली नहीं होते हैं। ये बबल्स एकदम पूरा टाइम के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से, साउंड के हिसाब से बनाए जाते हैं, ताकि वो मैक्सिमम फूड को कैप्चर कर सके और अपनी मिनिमम एनर्जी खर्च करे। तो ये एक नया रिसर्च अभी सामने आया है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो यूपीएससी ना कई बार सीधा सवाल पूछ लेता है कि भाई ये जो बबल नेट्स हैं, ये अभी न्यूज़ में था, क्या है बबल नेट्स, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स और विच ऑफ द फॉलोइंग मरीन ऑर्गेनिज्म यूज द बबल नेट टू ट्रैप द फूड, ऐसे सवाल भी पूछ सकता है। तो आपने याद रखना है कि जो हम बैक वेल है वो इसका यूज़ करती है। इसे हम बैक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ये तैरती है तो इसकी जो बैक साइड है वो बड़ा अलग अलग से फीचर से बनाती है, और इसके ऊपर हम्प होता है, इसके फोरहेड वगैरह पे थोड़ा हम्प रहता है, उस वजह से इसका नाम पड़ा है बेसिकली। और एक बलीन वेल स्पीसी होता है जिसके अंडर में ये एक वन ऑफ द स्पीसीज है।
बाकी तो थोड़ी चीज़ें हैं इसके अंदर जो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। इसकी जो साइज़ होता है दैट इज़ जनरली 14 टू 15 मीटर, लेकिन कुछ हम्पबैक का साइज़ जो है वो 16 टू 17 मीटर भी हो सकता है। यूजुअली ब्लैक ग्रे कलर का रहता है, लेकिन इनकी जो अंडर बेलीज होती हैं, पेट का जो नीचे की तरफ वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा सा वाइट कलर का थोड़ा रहता है, और दुनिया भर में ये पाई जाती हैं। बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे ये थोड़ी कम मिलती हैं, और जब इनको माइग्रेशन करती हैं 16,000 किलोमीटर हर साल ये माइग्रेशन करती हैं, लगभग दुनिया के हर जगह पे पाई जाती हैं। 1950s और 60s में बहुत ज़्यादा हम्पबैक की हंटिंग हुआ करती थी वेल्स की, और इनकी संख्या सिर्फ 5,000 रह गई थी। बाद में जब वेलिंग को बैन किया गया तो आज के समय में इनकी जनसंख्या जो है वो 1,35,000 से ज़्यादा ही हो गई है। तो बड़ा अच्छा प्रिजर्वेशन किया है इंसानों ने, 80 से 90 साल तक ये जी सकती हैं, और क्योंकि इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है तो इसलिए IUCN की लिस्ट में इसको लीस्ट कंसर्न के अंडर में रखा गया है। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ें। गंगरोनीमा ससीधरानी क्या है ये? एक नया स्पीसी हम लोगों ने डिस्कवर किया है उडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, ये जो स्पीसी हम लोगों ने डिस्कवर किया है ये किया है पंपाड़म शोला नेशनल पार्क में। बताता चलूँ, ये केरला का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है। ठीक है, ये साउथ इंडिया में इस स्पीसीज को सबसे पहली बार रिकॉर्ड किया गया है। ये 2019 में मिला था बेसिकली, तो कई साल लग जाते हैं इसको थोड़ा सा रिसर्च करने में और पीयर रिव्यू करने में, और फाइनली इसको एक नया स्पीसीज डिस्कवर कर लिया गया है। इससे पहले ही इसी फैमिली के 3 स्पीसी इंडिया में और भी मिले थे, जिनमें से उत्तर प्रदेश में, पंजाब और वेस्ट बंगाल में, और कुछ हिस्सा नॉर्थ ईस्ट का भी आता है जहाँ पर इनको डिस्कवर किया गया था। एक बहुत जाने माने साइंटिस्ट इंडिया में रहे जिनका नाम था N शशिधरन, उनके नाम पे ही ये नाम बेसिकली इनका पड़ा है। इनका जो फ्लावर होता है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। इनका फ्लावर देखिए थोड़ा ऐसा रहता है, ठीक है, जो लोटा होता है ना उसकी शेप का होता है बेसिकली। ये आप यहाँ पे क्लियरली पिक्चर में देख भी सकते हो। तो ये थोड़ा बहुत एग्जाम में कई बार प्रॉपर्टीज़ पूछ लेता है आपसे न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज़ की, तो थोड़ा सा आपने इसको हिसाब से ध्यान रखना है। कितने एल्टीट्यूड में मिलता है? 1700 से लेकर 1900 मीटर के एलिवेशन पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ें। करावे डायमंड माइन, तो ये दिखा देता हूँ आपको भाई, देखिए ज़रा, ये देखिए। ठीक है, ये दुनिया का अब तक का सेकंड लार्जेस्ट डायमंड है। ठीक है, जो कि डिस्कवर किया गया है कहाँ पे? बोत्सवाना में। ठीक है, वैसे भी बोत्सवाना वर्ल्ड में फेमस इसीलिए है कि वहाँ पे दुनिया के बड़े बड़े डायमंड्स बेसिकली मिलते हैं। एक डायमंड कंपनी है कनाडा की जिसका नाम है लुकारा डायमंड कॉरपोरेशन, और ये इस माइन को कम्प्लीटली ओन करती है। मतलब बोत्सवाना की गवर्नमेंट ओनर नहीं है इस माइन की, कनेडियन कंपनी इसकी ओनर है, और यहाँ पे इसको मिलते रहते हैं इस तरह के बड़े बड़े डायमंड्स, ये पहली बार नहीं है। लेकिन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है इस कंपनी के द्वारा वो एक्सरे टेक्नोलॉजी है बेसिकली, जिसका लोग यूज़ करते हैं डायमंड को सर्च करने में और उसको एक्सट्रैक्ट करने में। दुनिया का सबसे बड़ा जो डायमंड है वो 1905 में मिला था साउथ अफ्रीका से। ये 3000 से कैरेट के उससे ऊपर का था। बाद में से छोटे छोटे डायमंड्स बनाए गए, जिनमें से 2 डायमंड बनाए, एक को कहते हैं ग्रेट साउथ अफ्रीकन स्टार और एक को कहते हैं लेसर साउथ अफ्रीकन स्टार। इसी से बनाए गए थे दोनों, और ये दोनों कहाँ है पता है आपको? ब्रिटेन की जो महारानी है ना उसका जो क्राउन है जिसके अंदर कोहिनूर भी लगा हुआ है उसके अंदर लगे हुए हैं। ये वाला जो डायमंड है अभी मिला है 2024 के अंदर, और ये सेकंड लार्जेस्ट है बेसिकली। इससे पहले भी कई बड़े बड़े डायमंड इनको मिले हैं, जैसे 2019 के अंदर एक मिला था, 2021 में भी मिला था। इतना ज़्यादा आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन एक छोटी सी चीज़ जो मुझे पढ़ने में अच्छी भी लगी कि जो डायमंड जैसे ये निकला है ना भी डायमंड, डायमंड तो एक स्टोन होता है ना, एक रॉक होती है, और ये जरूरी नहीं है कि ज्वेलरी ग्रेड का हो। हर डायमंड हर स्टोन ज्वेलरी ग्रेड का हो ऐसा जरूरी नहीं होता है, क्योंकि इनके अंदर ज्वेलरी ग्रेड के वो डायमंड होते हैं जिनकी चमक बहुत ज़्यादा होती है, जिनके अंदर एक क्रिटिकल एंगल होता है। अभी ये डायमंड स्टोन बेसिकली हम लोगों ने डिस्कवर कर लिया है। अभी ये ज्वेलरी ग्रेड का है कि नहीं, इससे एक्चुअली ज्वेलरी बनाई जा सकती है कि नहीं, उसको अभी थोड़ा समय लगेगा। हाँ, बट कैरेट के हिसाब से देखा जाए, साइज के हिसाब से अगर देखा जाए, तो अभी तक का सेकंड लार्जेस्ट डायमंड ये यहाँ पे मिला है। 1905 में सबसे बड़ा मिला था, जो कि ब्रिटेन की महारानी, मतलब ब्रिटेन ने चोरी कर लिया, उसको ले गए, तो वो
ब्रिटेन करता ही है बेसिकली। तो बस ये था, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। बस थोड़ा आपसे ये पूछ सकता है यूपीएससी में कि भाई सेकंड लार्जेस्ट जो डायमंड मिला है वो कौन सी कंट्री में मिला है, या फिर जो दुनिया का लार्जेस्ट डैम है वो कौन सी कंट्री में मिला था, साउथ अफ्रीका में 1905 में। ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछ लेता है। मतलब अजीब सा लगता है कि यूपीएससी से सवाल पूछता है, बहुत फैक्ट्स बेस्ड और एकदम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। लेकिन अगर आप पिछले 4-5 सालों में देखोगे ना, तो ऐसे 15 से 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आउट ऑफ 100 क्वेश्चन यूपीएससी में, जो बिल्कुल फैक्ट बेस्ड हैं, जिनमें कोई खास लॉजिक होता नहीं है। वो सिर्फ आपकी मेमोरी चेक करना चाहता है। ये एकदम जीके टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जो बसों में 10 रुपए की मैगजीन मिलती है, बिल्कुल एकदम रट्टा टाइप्स। लेकिन करना पड़ता है। 15 से 20 सवाल जब ऐसे आते हैं, नॉन कंसेप्चुअल बेस्ड, टोटली मेमोरी बेस्ड, उस पर्सपेक्टिव से इस तरह के आर्टिकल्स को पढ़ना जरूरी होता है। लेकिन हाँ, रैंडमली नहीं पूछता है यूपीएससी। करंट अफेयर में कहीं ना कहीं वो न्यूज़ में रहे होंगे, उनका कुछ रेलेवेंस रहा होगा, इसलिए पूछता है। चलिए, तो आज यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद एंड हैप्पी। आज क्या दिन है? आज है जन्माष्टमी, तो हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। थैंक यू, जय हिंद।